ईमानदार जेन्युइन पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फिर आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। मुझे ये बात पता है कि ईवीएम का नाम लेते ही, जिक्र करते ही सरकार ने यूट्यूब और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी दबाव बना के आपके वीडियोस तक को डिमोनेटाइज और आपके ऊपर भी प्रेशर बनवाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई हो रही है, देश के संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है और आप लोग फोर्थ पिलर हो देश का, प्रेस, और कोई नहीं है इस वक्त प्रेस। वो चाटुकार प्रेस नहीं होते हैं जो सरकार के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, वो प्रेस नहीं होते। तो मैं आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक सब तो आप लोगों ने भी, सब ने जो मुझे अच्छा समझते थे मेरी क्रिटिसिज्म की थी कि प्राचा जी खुद बाकी लोगों की तरह ईवीएम से चुनाव लड़ने पहुंच गए, अब वो ईवीएम से बटन दबा के ही वोट मांगेंगे। तो मैं आज वो सबके सामने पहला तो वो राज खोलना चाहता हूं और आज मैंने करके फिर ये राज खोला है, क्योंकि अगर मैं ये बात पहले बता देता कि ईवीएम के खिलाफ मुहिम में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सड़क पे आने में हमारा साथ नहीं दिया, वरना ईवीएम पहले ही रुक जाती। मैं आपको पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारा समर्थन तो किया लेकिन सड़क पे आने को तैयार नहीं हुई, और उसकी वजह से ये जो दमनकारी एक सिस्टम और निज़ाम बना हुआ है आरएसएस और बीजेपी का, जिसने सभी संस्थानों पे दबाव बना रखा है, वो दबाव उनका चलता रहा और ईवीएम जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, उसके माध्यम से ही चुनाव होते रहे। तो आज हम वो सब रास फाश करने वाले हैं। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इलेक्शन लड़ने की एक रीज़न था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये था हम सब लोगों ने ये तय किया था कि हम एक ऐसी सीट चुनेंगे जिससे कोई भी अपोजिशन पार्टीज़ का नुकसान ना हो, जिससे एक ऐसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के ज़रिए से और पुलिस प्रशासन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, क्राइम करके लोगों को, कमज़ोर वर्गों को, एससी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों से नहीं निकलने दे के वोट परसेंटेज कम करा के उनकी चुनाव जीत लेती है। रामपुर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट इसीलिए चुनी गई थी कि वहाँ पे कोई गठबंधन का या किसी अपोजिशन पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सीट 2 बार से हम लोग हार रहे थे, बीजेपी जीत रही थी। हमने ये भी गुजारिश की थी कि ये हारी हुई सीट जो इस बार भी हारने के पूरे उम्मीद है, क्योंकि मेरे जैसा कैंडिडेट वहाँ कोई है ही नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ को पुलिस उनके वर्कर्स को कैंपेन करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने देती। तो इस हालात में कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक वोट भी देना चाहे तो पब्लिक को वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देती पुलिस। तो ऐसे हालात में कोई मेरे जैसा व्यक्ति है जो जाना जाता है इस बात के लिए, जो संविधान और कानून के रास्ते से पुलिस प्रशासन को संविधान और कानून का पालन करने पे मजबूर करता है और अपराध करने से रोकता है प्रशासन और पुलिस के लोगों को, वही वहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सकता है और लोग वोट देने बाहर आएंगे, तभी तो कोई जीतेगा और हारेगा। खैर, ये वजह भी थी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण वजह ये थी कि पूरे देश में जितनी भी पिटीशंस आज तक डली हैं, किसी में भी एक्चुअल सबूत, जिंदा गरम लाइव सबूत किसी पिटीशन में नहीं है। सभी की सभी थियोरेटिकल पिटीशंस हैं, यानी कि थियोरेटिकल पिटीशंस हैं। लोगों ने ये कहा है कि ऐसे कानून में लिखा है, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ईवीएम खराब है, ये साइंस है। लेकिन किसी ने डायरेक्ट प्रूफ ईवीएम को हाथ में लेके प्रूफ नहीं पेश किए थे, और ईवीएम को तो चुनाव आयोग किसी के भी हाथ में देने को तैयार नहीं है, ये बात तो सबको पता है। चुनाव आयोग तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ईवीएम हाथ में देने को तैयार नहीं होता, दिखाने को तैयार नहीं होता, और मिलने का भी टाइम नहीं दे रहा कांग्रेस पार्टी को और दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टीज़ को मिलने का भी टाइम नहीं देता। ईवीएम की मशीन तो हाथ में देगा कैसे? हाथ में लेने का एक ही तरीका था ईवीएम की मशीन को, वो था कि खुद चुनाव लड़ा जाए। और सब लोग ये मानते हैं कि मुझे टेक्निकली भी ईवीएम के बारे में समझ है, मैं एक देश में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूँ, सबसे अच्छों में से एक। लीगल समझ भी मुझे है, सबसे अच्छे व्यक्तियों में से एक जिसको लीगल समझ है। और तीसरा जो मेरे बारे में एक अच्छा पॉइंट माना जाता है कि मैं सड़क पे उतर के भी अपने बहादुर साथियों की तरह, जैसे डॉक्टर रितु मेरे बराबर में बैठी हैं, ये लाठी गोली से भी नहीं डरती हैं, हालांकि प्रोफेसर है। मैं वकील हूँ, मैं भी बाकी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी एसी कमरों में गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं सड़क पे आके देश का संविधान बचाने के लिए लड़ने की भी ताकत रखता हूँ। और मेरे साथी भी ऐसे हैं। जो साथी ऐसे नहीं थे
वो दूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे साथी भी रहेंगे और हम लोग काफ़ी हैं जो ऐसे साथी हैं जो पुलिस प्रशासन की आंख में आंख डाल के संविधान को बचाने की ताकत रखते हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस की वजह से मुझे वहाँ पे उतारा गया था और हमने वो चीज़ में सफलता प्राप्त कर ली। अगर मैं ये बात पहले से लीक कर देता, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया होगा इस बारे में, किया भी, मुझसे सवाल भी पूछे, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि अगर मैं पहले ये बात बोल देता कि मैं ईवीएम की मशीन हाथ में कैसे आएगी किसी के भी, उसके लिए चुनाव लड़ना मेरा ज़रूरी है, तो शायद मेरा नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता। तो अब मेरा नॉमिनेशन पेपर क्लियर है, मैं रामपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर तो ऑपोजिशन की पार्टीज, सपा ही सिर्फ अपना कैंडिडेट वहाँ से कह दे कि हम इसे नहीं लड़ा रहे, तो मुझे कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं हैंड्स डाउन वो सीट जीत जाऊँगा। लेकिन मेरा सीट जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव ना हो, और अगर हो तो वो चुनाव रद्द कराए जाएँ कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वो मेरा पहला मकसद है। उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। हमने अपनी पहली पिटीशन, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया इंटरवेंशन करके, ये कह के कि वीवीपैट, जो सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट है ना, वीवीपैट, कि वीवीपैट से वोट गिने जाने चाहिए। वीवीपैट सबसे अच्छा वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, उसका तरीका पूरी दुनिया में एक ही है, वीवीपैट का भी। ये नहीं है कि मशीनों के ज़रिए आप वोट लो, मशीनों के ज़रिए से वोट दिलवाओ, क्योंकि मशीन के अंदर क्या हो रहा है नंगी आंखों को नज़र नहीं आता। तो एक ही वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का एक ही तरीका है जो सबसे सेफ है, वो क्या है? पेपर बैलेट। तो हम वीवीपैट को क्या बोल रहे हैं? वीवीपैट नहीं, जो ये मशीनों का वीवीपैट है, सबसे अच्छा वीवीपैट है पेपर बैलेट। वो भी तो वीवीपैट है ना, उसमें भी तो वोटर अपना वोट पेपर ऑडिट ट्रेल से, यानी कि मोहर लगा के, पेपर ऑडिट होगी ना ट्रेल, मोहर लगाना कागज़ पे, यही पेपर ऑडिट होता है ना सबसे अच्छा। वो नहीं होता ना कि अभी हमने बटन दबाया, यहाँ पे एक मशीन में बटन दबाया, दूसरी मशीन में रिकॉर्ड हुए वोट्स, और तीसरी मशीन जो वीवीपैट है उससे पर्ची निकल के आएगी। अब या तो वो पर्ची आप एक काले शीशे में से देखेंगे, और या पहले साफ नज़र आती थी, छुपाने का काम क्यों किया? ताकि फ्रॉड कर पाए कोई। अब ये काले शीशे की जगह ट्रांसपेरेंट शीशा भी लगा दिया जाए तो 5 सेकंड में क्या होगा, वो चिपकी रहेगी। वो सब हमने पूरा एक्सपोज किया है इलेक्शन कमीशन की मशीन को, वीवीपैट को। चौथी बात, जो लोग साथी हमारे ये कह रहे हैं कि पेपर ऑडिट ट्रेल हाथ में लेके बॉक्स में डालें, हाथ में लेके बॉक्स में डालें, तो उसके लिए मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट है। इस ट्रैप में भी हमें नहीं फंसना चाहिए। पहली बात ये, हाथ में लेके अगर बॉक्स में ही डालना है तो ये मशीनों का झंझाल, हज़ारों करोड़ की, करीब 1 लाख की तो मशीनें बन जाती है ना, एक सेट, 3 मशीनों का सेट ही 1 लाख में बनता होगा या 50,000 में बनता होगा। तो पेपर बैलेट से चुनाव कराने में कितना पैसे लगते होंगे? 1 रुपया भी नहीं लगेगा एक वोट का। तो ये सस्ता है या, और ये इतना लंबा तामझाम क्यों करना है? एक मोहर, जो इंसिडेंटली मेरा चुनाव का निशान भी है, वही हमने चुना कि वोट और पेपर बैलेट से चुनाव होने का मतलब मोहर से वोट लगनी चाहिए, तो वही मेरा इंसिडेंटली वो भी है चुनाव निशान, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो फिर भाई ये 3 मशीनों का जंजाल क्यों? सीधा लो पेपर बैलेट पे ठप्पा लगाओ, वो काफ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि थर्मल प्रिंटिंग एक चीज़ होती है, कल मेरी यूएस में भी बात हो रही थी किसी से, ऐसी टेक्नोलॉजी आराम से आ जाती है कि जो ये ऊपर से जो नज़र आएगी थर्मल प्रिंटिंग, वो 6 घंटे 7 घंटे या 2 हफ्ते में गायब हो जाएगी। 2 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम लगना है ना काउंटिंग में, 2 महीने में गायब हो जाएगी। अभी तो 2 महीने ही हैं, और उसके अंदर से जो ओरिजिनल है वो निकल के बाहर आ जाएगा। भाई ये सब चक्कर में पड़ना ही क्यों है? शक और शुबे में पड़ना क्यों है? तो ये जो हाथ में लेने की लोग बात कर रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और जान लें, तब एक ऐसे घोड़े पे दांव लगाएं जो आपको हरवा सकता है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं और आरएसएस बीजेपी है, कि हम लोग किसी भी तरीके से पेपर बैलेट से ध्यान हट जाए। हम कोई भी तरीका, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा लें, उसमें फ्रॉड हो सकता है। मैंने आपको अभी बता दिया, अगर हम हाथ में पेपर वो भी लेंगे तो उसमें भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसी आएगी, वो गायब ऊपर वाली और नीचे वाली उभर के आ जाएगी सामने, तो ये भी फ्रॉड हो सकता है। इसमें भी एक ही तरीका ऐसा है, इनडेलिबल इंक जो लगती है ना यहाँ पे, वो मिटती नहीं है, कभी रगड़ रगड़ के धोनी पड़ती है, कई दिन बाद जाती है, उसी से स्टैंप लगता है, वो सालों साल तक गायब नहीं होती, मतलब 100 साल तक भी गायब नहीं होगी। और पेपर पे एक ही तरीका है वीवीपैट का, और वो ये है। अब ये सब बातें छोड़ के जो हमने केस डाला है वो सुन लीजिए।
एक तो वीवीपैट सबसे अच्छा तरीका पेपर बैलेट है, और पेपर बैलेट ही कानून है देश का। ये हमने चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी कि आप रामपुर लोकसभा चुनाव में, ये मैं तभी कर सकता था जब मैं एक्चुअल इलेक्शन लड़ूँ। तो ये मेरी वजह थी, मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लें। ये इसका आप अच्छे से क्लोजअप ले लें सब लोग। हमने चुनाव आयोग को 28 तारीख को चिट्ठी लिख दी, जैसे ही मैंने नॉमिनेशन भरा, दे दें मुझे, मैं बाद में दे दूँ। जैसे ही मैंने नॉमिनेशन भरा, मैंने 28 मार्च को ये चिट्ठी लिख दी कि मैं रामपुर में चुनाव चाहता हूँ सेक्शन 59 और सेक्शन 61 से। वो ये कहता है कि चुनाव सिर्फ मतपत्र से होंगे, ईवीएम से जब चुनाव होंगे जब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, ये उसकी मजबूरियाँ हैं या रीजंस हैं, यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होगा। तो हमें ये बता दें, ये मैंने इस चिट्ठी में लिखा कि आप यहाँ पर ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते, और मतलब ईवीएम से चुनाव ही क्यों कराना चाहते हैं, इसका क्या आपने कोई ऑर्डर निकाला है? 5 दिन का हमने टाइम दिया था, और जब मैंने नॉमिनेशन भर के मेरी पहली मीटिंग हुई चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वहाँ मैंने ये बात रेज की कि आप लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं, तो उन्होंने क्या कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, ये चुनाव आयोग की सिर्फ पावर है 61 में, सेक्शन 61 में। अगर चुनाव आयोग हमें ये कहता है कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, तो हम आपका चुनाव पेपर बैलेट से करा देंगे। ये मुझे मीटिंग में बोला गया। तो मैंने क्या सबसे बड़ी बात साबित कर दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी आखिरी मोमेंट पे भी पेपर बैलेट से चुनाव कराने को तैयार है। ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सबूत चुनाव लड़े बगैर मेरे हाथ में कभी नहीं आ सकते। अब फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने 5 दिन का हमने टाइम दिया था, जवाब नहीं दिया। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी है, जो अभी कल सामने आएगी आप लोगों के, क्या कि ये चुनाव आयोग जो है ये हमारी इस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा है, आप इनको बोलें कि जवाब दें। जैसे ही चुनाव आयोग ये जवाब देगा, उसको देना पड़ेगा, उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा ये कहने का कि पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, और वो पूरी तरीके से हमारे कानूनी जाल में फंस जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो ये एक हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि हमने बोला है वीवीपैट सिर्फ पेपर बैलेट ही हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब हमारी 2 हफ्ते बाद हियरिंग पे आएगी। बाकी सब हियरिंग्स के साथ जो पिटीशंस ये कह रही हैं कि आप वीवीपैट यानी कि ट्रांसपेरेंट मशीन वो लगा दो, शीशे लगा दो, या हमारे हाथ में दे दो, उसके साथ हमारी भी बात आएगी, जहां हम ये बात जो आपके सामने कह रहे हैं कि वो थर्मल प्रिंटिंग की वजह से वो गायब हो सकता है। तो इसीलिए सेफेस्ट मेथड है, कानूनी मेथड है, आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये भी हमने लगा दी है। और उसके बाद मैंने जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्हें दूसरी चिट्ठी भी लिख दी है। ये सब काम मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझसे सीख के 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर एक कैंडिडेट यही प्रोसीजर इख्तियार करे। इसीलिए हमने फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन चुना था कि सबको हम सिखा दें कैसे ईवीएम में के अंदर घुस के भी ईवीएम को हराया जा सकता है, और ईवीएम द्वारा हुआ चुनाव निरस्त भी कराया जा सकता है। क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत हम इकट्ठे कर लेंगे कि चुनाव के बाद भी 543 की 543 सीटों पे ये चुनाव निरस्त हो जाएंगे। मेरा ऐसा भी दावा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अब भी हमारा साथ दें, अगर हम सड़कों पे उतर आएँ, तो मेरे इन सबूतों की बुनियाद पे चुनाव आयोग को अब भी आज से भी इलेक्शन पेपर बैलेट से ही कराएंगे। लेकिन उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है 2018 में हमारे ऊपर दबाव है। अगर हम जन आंदोलन, हमने बहुत प्रदर्शन कर लिए सुप्रीम कोर्ट पे, और उसका मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक ताकत मिली होगी कि जन आंदोलन हमारे फेवर में है, जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है, तो हमारे को कोई डर नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्डर पास करने में। तो उससे ताकत मिल रही है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाएं तो हम रामपुर और रामपुर के बाहर पूरे देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। अब हमने कानूनी शिकंजा भी पूरी मजबूती के साथ जकड़ लिया है। उसके बाद हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है। उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उसीलिए आप सब, नोटिस नहीं हुआ है अभी, वो फाइल हो गई है, और वो जिन पिटीशंस पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से। ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूँगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा है, जो चुनाव आयोग ने, मैं
अब टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है, वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहाँ पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई। हैकिंग नहीं हो सकती, ये चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग नहीं हो सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मैनिपुलेटेबल नहीं है, दुनिया में बनी नहीं है। लेकिन उसके सबूत, ये बात हम ओरली कह रहे थे, आज सबूत भी हमारे हाथ आ गए हैं चुनाव आयोग की खुद की किताब से, जो कि हर एक कैंडिडेट को देश भर में ये किताब मिलेगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 चीज़ें पढ़ के भी बताता हूँ। एनी टेम्परिंग of ECI EVM by coded signals or by wireless, Bluetooth or Wi-Fi is ruled out as EVM does not have any radio frequency communication capability, hence communication through Wi-Fi, Bluetooth etc. तो जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा SLU के टाइम पे, सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे, तब तो ये सब नहीं रहेगा ना। इसमें भी तो बैटरी है तो सिग्नल भी है ना। खैर, इस पे मैंने, और अगर इनके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस दिखाए जाएं, उसमें भी ये लिखा हुआ है साहब के फ्रीक्वेंसी तो है बहुत, लेकिन कम है, इसलिए नहीं पकड़ी जाएगी। मतलब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको पकड़ सुनाना चाहता हूँ, जो इसके ईवीएम की कमजोरी को साफ तरीके से दर्शाती है, और वो ये है कि हाँ, EVM used by commission is a stand alone network machine। stand alone network हो सकती है कभी, नॉन नेटवर्क। हाँ वही बता रहा हूँ, नॉन नेटवर्क मशीन, स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क मशीन। अब नॉन नेटवर्क मशीन का क्या होता है, मतलब कि वो स्टैंड अलोन है, एक मशीन है तो एक ही है, उसके साथ और कनेक्शन नहीं हो सकता किसी दूसरी मशीन का, यही मतलब होता है ना। विच कैन बी कनेक्टेड टू, अगला सेंटेंस ये है, नॉन नेटवर्क विच कैन बी कनेक्टेड टू EVM कंपोनेंट्स ओनली। और वो क्या है, CU कंट्रोल यूनिट, BU बैलेट यूनिट, VVPAT यानी कि ये जो VVPAT की मशीनें हैं, और SLU क्या होता है, SLU से भी कनेक्ट हो सकती है। ये कन्फेशन मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमीशन ने खुद हमें लिख के दिया है। अब SLU क्या होता है, SLU होता है कि एक व्यक्ति आएगा, हर एक चुनाव की मशीन में लोड करेगा सिंबल कौन से, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट होंगे। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर में 6 कैंडिडेट हैं, तो 30 तारीख के बाद जब सारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए, जब ही तो पता लगा कि ये 6 कैंडिडेट हैं, तब हमें सिंबल अलॉट हुए, तभी पता लगेगा ना कि ये कैंडिडेट हैं। तभी अब जब अभी EVM आई नहीं है, EVM हमें कल दिखाई जाएंगी पहली बार, हाथों में दी जाएंगी पहली बार, तो अब जब EVM हमारे से पास होके जाएंगी आगे और हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये बेईमानी भरा सिस्टम है, उसके बाद लोग आते हैं जो प्राइवेटली एंगेज्ड होते हैं, वो लैपटॉप लाते हैं, पेन ड्राइव लाते हैं और कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट होते हैं और उनके सिंबल होते हैं, उसको वो डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में, उसको पेन ड्राइव में लेते हैं और उसको फिर ये हर एक EVM की मशीन में घुसाते हैं, डालते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो हो गया, ये पेन ड्राइव EVM से कनेक्टेड हो गया, अब स्टैंड अलोन रहा। अब तो ये पूरी दुनिया में सबसे कनेक्ट हो गया ना EVM से कनेक्ट होते ही। ये सिस्टम SLU लिखते ही ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का सिस्टम EVM का पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। अब ये क्या इलेक्शन कमीशन ये गारंटी ले सकती है कि जो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सिंबल लोडिंग यूनिट का जो प्रोसीजर हुआ था, जब लैपटॉप में उतारे गए थे वो सिंबल वहाँ से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, पूरी दुनिया में किसी ने भी, ना इजराइल से, ना अमेरिका से, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, कोई भी वायरस इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होगा इस लैपटॉप में, जो कि इस पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है मोदी जी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है इलेक्शन कमीशन साहब? नहीं है दुनिया भर में कोई भी टेक्नोलॉजी। इस इंटरनेट के माध्यम से इस पेन ड्राइव में और इस आपकी सारी स्टैंड अलोन, सो कॉल्ड स्टैंड अलोन मशीनों में वायरस कोई भी घुसा सकता है। तो ये चीज़
इलेक्शन लड़ने के बाद ही मेरे हाथ आ सकती थी। तो ये सब हमने कर दिया है। 5 तारीख को हम कल वहाँ जा रहे हैं। अब भी मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रामपुर का चुनाव एक जो वो टेस्ट केस है, अगर आप सब लोग मेरा साथ देंगे रामपुर के चुनाव में भी और सड़कों पे आने में भी, मैं अपना चुनाव में कैंपेन ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है वहाँ की जनता से, मैं कैंपेन करने नहीं आऊँगा, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, समझ लीजिए आप, मथुरा मस्जिद में यादवों के बीच में और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में लड़ाई कराने के लिए पिटीशन चल रही है, जिसके लिए मुझे भाग के यहाँ आना पड़ा। नहीं तो इतनी ये भी हो सकता है कि मथुरा में भी, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भी कोर्ट ये ऑर्डर कर दे। इतना दबाव बन रहा है, रोज़ पिटीशंस लग रही हैं कि वहाँ पे जो हिंदू पक्ष है उसको पूजा करने की इजाज़त मिल जाए। आप समझ सकते हैं ज्ञानवापी के बाद अगर ये पिटीशन भी अलाउ हो गई तो यादवों और मुस्लिम के बहुल क्षेत्र जो 2 प्रदेश हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, उसकी साजिश भी की जा रही है। 1 तारीख को भी ये पिटीशन लगी थी, वो मैंने रामपुर से ही ऑनलाइन की। आज मुझे क्योंकि पूरी फाइलें चाहिए थी, मैं यहाँ आया और आज भी किसी तरीके से हमने ये रोका है, लेकिन अगला डेट अब 12 तारीख की लगी है। तो और ये चुनाव के दौरान ये भी हो सकता है, इसका भी ध्यान मुझे रखना है कि कम्युनल बेसिस पे किसी भी तरीके से चुनाव को आपस में लड़ा के ना जीता जाए। तो मैं अब आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ अशोक शर्मा जी हैं, ये डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड एम्बेसडर रिटायर्ड हैं। ये बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, टेक्निकल चीज़ें भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें भी जानते हैं। और आज हम लोगों के साथ इसीलिए आए हैं कि सीनियर लोगों का भी सहयोग और क्या इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलें। उसके बाद मैं डॉक्टर रितु से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ज़मीन पे लड़ाई लड़ने की कमान मैं तो इनके साथ रहूंगा ही, इनको संभालनी पड़ेगी ईवीएम की पूरे देश में। साथियों, अभी आपको काफ़ी विस्तार से बताया प्राचा साहब ने। हमारा जो ग्रुप है इसमें अनेकों सदस्य हैं, हर फील्ड से हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, अन्य संगठनों के लोग भी हैं। हम लोग चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं पिछले 5 साल में। प्राचा साहब भी हमारे सहयोगी रहे हैं उसमें, और भी बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। आज जो लड़ाई है वो केवल चुनाव की नहीं है। ये प्राचा साहब ने भी साफ साफ कर दिया कि रामपुर में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किसी पद की लालसा में या सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो एक तरह से इन भारत के आम चुनावों की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और उनकी शुचिता जिसे हम कहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी जो ये लड़ाई है ये केवल इनकी, हमारी या पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई नहीं है, ये सारी भारतीय जनता की लड़ाई है। आप लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई है। और इसलिए मेरा तो आपसे यही अनुरोध होगा कि आप इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एज इंडिपेंडेंट मीडिया ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो तो इसको कवर ही नहीं करता है। तो ये आप लोगों के कंधों पे इस बात की जिम्मेदारी है कि आप इसको अधिक से अधिक प्रचारित करें कि जो हमारे चुनाव हैं ये अधिक से अधिक, जहाँ तक हो सके, पारदर्शी और ऑथेंटिक हों। उनकी ऑथेंटिसिटी तभी प्रूव की जा सकेगी जबकि आपको पता होगा कि आपका वोट वहीं डला है जहाँ आपने डाला है, और जो डाला है वही गिना गया है, और वो केवल बैलेट पेपर के द्वारा ही संभव है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसे कि हम हैक ना कर सकें या जिसके अंदर कोई हम छेड़छाड़ ना कर सकें उसके सॉफ्टवेयर के साथ। अभी जैसा कि बताया प्राचा साहब ने, जब आप उसमें सिंबल भी डालेंगे, जब आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर भी डालेंगे तो उसके अंदर मेलवेयर भी जा सकता है। आप सिर्फ सिंबल डाल रहे हैं पर उसमें मेलवेयर भी साथ में जा सकता है। जैसे कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी डालते हैं, तो उसके साथ भी मेलवेयर जा सकता है आपके जम ड्राइव से। तो उसी तरह से हम ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि ये सो कॉल्ड
स्टैंड अलोन यूनिट है। स्टैंड अलोन यूनिट में भी मेलवेयर के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हैकिंग की जा सकती है, या उसके अंदर भी कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है जिससे कि परिणामों को उल्टा जा सके। इसलिए हमारी लड़ाई एक सांसद की लड़ाई नहीं है, संसद की मेंबरशिप की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई संसद बचाने की है, संविधान बचाने की है, और चुनाव जो कि संसदीय लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा महापर्व है, उसको बचाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू हो जाऊँ? ठीक है। मेरा भी बता देना, प्राचा साहब कैंपेन नहीं करना, वो कहना मैं ही सब करेंगे अपने आप। हाँ, सब करेंगे तो सब वोटर जिताएंगे। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस के साथियों का। ये आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आज हमारे बीच में प्राचा साहब बैठे हैं, और जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र रामपुर से अपना नामांकन भरा था। अभी रिसेंटली आप लोग वहाँ आए थे, और मुझे नहीं लगता कि बार बार आप सबको ये बताने की ज़रूरत है। बड़े सारे सवाल हम सब पे उठे, पूरी टीम पे उठे कि क्यों आप जा रहे हैं। जैसे प्राचा साहब ने स्पष्टीकरण दे ही दिया कि आप उसी ईवीएम से कहेंगे कि इसका बटन दबाए, अब हमें वोट करें जिस ईवीएम के खिलाफ आप लड़ते थे। और आज आपके सामने ये सच बताना इसलिए ज़रूरी था, और बहुत टाइम लगा इस चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि अगर हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ, हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों के पास कुछ है नहीं छुपाने की के लिए। ओपन बुक है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती है, तो पुलिस भी सतर्क हो जाती है, उस तरीके से एक्शन लेती है। और ये सरकार जो साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है, जो जिसे कहते हैं ना खुल के बेईमानी, जो गुंडा राज है इनका, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि पहले नॉमिनेशन फाइल किया जाए, ताकि हमारा नॉमिनेशन जो है वो जो नामा है वो एक्सेप्ट हो जाए, और उसके बाद हम ये स्टैंड लेते। और बड़े अच्छे जो प्राचा साहब ने पहले ही ये चीज़ आप सब सुन रहे होंगे कि जो सबूत हमारे हाथ में लगा है, जिस तरीके से बताया कि स्टैंड अलोन मशीन्स नहीं है, वो किसी तरीके से भी हाईजैक कर लिया जाएगा, मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, और इंटरनेट है यार, कुछ भी हो जाता है। वो पार्टी जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो भ्रष्ट जनता पार्टी है, जब वो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर लगा के दूसरों के फ़ोन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, कहाँ बातचीत, किस भी तरीके का डेटा ले सकती है, तो क्या वो सत्ता में रहने के लिए आप लोगों के वोट नहीं ले सकती, मैनिपुलेट नहीं कर सकती? सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी प्राचा साहब के लिए, और हम सब पूरी टीम के लिए, कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर, क्योंकि अभी तक तो हियर से या अभी तक तो थ्योरेटिकल बातें हो रही थी कि कोर्ट में ये पिटीशन है, लेकिन एक वो कैंडिडेट जो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, आपने देखा होगा कि जब कैंडिडेट चुनावी दौड़ में उतरते हैं तो वो अपना सब कुछ दाव पे लगा कर जाते हैं, और यहाँ पे ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सच को पकड़ा था, सच को ही आज दिन तक पकड़ा, और सच ही आपके सामने रखा है। कोई परवाह नहीं कि मेरे वहाँ पे मुझे प्रचार के लिए निकलना है, लोगों के बीच में जाना है। नो, आप देख लो, आज भी आपके बीच में बैठे हैं, आज भी जो अपने केसेस हैं, जिससे जनता का, जिससे भारत का भला होगा, पूरे भारत का, जिसे हम बार बार कहते हैं संविधान बचाना, किताब बचाना नहीं भाई, संविधान बचाना मतलब लोकतंत्र बचाना, आपके और हमारे हक अधिकार बचाना। तो इसलिए बार बार हम ये गुहार लगा रहे कि ऐसा कैंडिडेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस कैंडिडेट ने आपको ये चीज़ करके दिखा दी प्रैक्टिकली, और दूसरों के लिए एक मैसेज और एक एग्जाम्पल सेट किए, जो 543 बाकी हैं, कि आप लोग भी जब नामांकन भरने के लिए जाएं तो जो सबूत आपको, वो जो कॉपी आपको, पत्रिका आपको मिलती है, उसमें देखें, पढ़ें क्या क्या लिखा है, एक्सेप्ट ना करें और चैलेंज करें कोर्ट में, और ये कहें कि हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से ही चुनाव होने देंगे। वो पर्ची वाला जो सर ने बार बार आपको समझाया, कोई स्टैम्प नहीं, कोई कुछ नहीं, वही जो निशान आपकी उंगली पे बचता है, और उस पर्ची जो आपको दिखाई जाएगी, ना कि वो काले शीशे वाली भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा। और सबसे बड़ी आज एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं भारत की बेटी और नागरिक होने के नाते जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आप भारत को बचाना चाहते हो, भारत में हम जैसे नौजवानों को बचाना चाहते हो, तो आपको किस चीज़ का डर है? आपने गठबंधन किया ना, आपने इंडिया फॉर्म किया ना, और अगर असली इंडिया को बचाना है तो इंडिया की सड़कों पर आना होगा ना। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहले तो मैं जो वहीं की रामपुर में जो गठबंधन है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ,
रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कैंडिडेट अगर आप विड्रॉ करते हैं अपना कैंडिडेट इनके सामने से, तो हम आपको लिख कर देते हैं 4 से 5 लाख की गिनती से। मैं कहती हूँ अगर 9 बजे वोटिंग शुरू होगी ना, तो 12 बजे डिक्लेयर हो जाएगा ही इज़ द विनर। इस तरीके का हमने ज़मीन पर रह के माहौल देखा है रामपुर में, बिकॉज रामपुर की जनता चाहती है, रामपुर की पुलिस की जो गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए ये शख्सियत वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे फेयर एंड जस्ट सिस्टम से चुनाव हो तो एडवोकेट महमूद प्राचा वहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर में आपको लाना होगा। आपको मैं पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से इवन अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गठबंधन के अंदर वो आपके सामने सीट आ रही है, उन्होंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट अपनी भागीदारी वहाँ पे रखी, अपना नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट भरा, और मैं चाहती हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा तो यार अपना अच्छे व्यक्तित्व का वो दो। वी आर नॉट अगेंस्ट यू एंड वी विल नेवर गो अगेंस्ट यू, क्योंकि हम ही एक परिवार है ना। बीजेपी तो हमारी है ही नहीं, एनडीए तो हमारी है ही नहीं, वो तो आई देश को बेचने हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। तो अगर हम एक परिवार हैं तो उसी परिवार की एक बच्ची आपसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप अपना कैंडिडेचर वहाँ से विड्रॉ करें और इन शख्सियत को, क्योंकि अगर ये शख्सियत वहाँ महमूद प्राचा जी जीतते हैं तो तमाम वो मजलूम लोग, उनकी आवाज़, वो जो हक मिला है आपको वोट का, जो पिछली बार भाजपा के गुंडों ने मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सीआरपीएफ लगा दी। क्यों? मैं बता रही हूँ कि मिनॉरिटीज़ और दलित एससी एसटी जो है मेन टारगेट होते हैं। गरीब लोग हैं यार, हमारे पास है तो कुछ है नहीं, तो इन लोगों को दबा दो, पुलिस की वर्दी में आ जाओगे तो बेचारे लोग सहम जाएंगे, बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, कहीं पर्चा ना हो जाए, डंडा ना पड़ जाए, अरेस्ट ना कर लो। इसलिए ये सरकार दहशत करती है। सबसे पहली बात तो अगर ये वहाँ पे लड़ेंगे तो हम लोगों का आपने इतिहास देखा है, जब से आप लोगों ने हमें सड़कों पे लड़ते देखा है, 8-8 9-9 FIR मैं अकेली झेल रही हूँ, तो आप लोगों ने हमें देखा कि हम डर के भागे नहीं, हमने जंग का मैदान छोड़ा नहीं, हमने अपने लोगों को पीछे रखा जो हमारे सपोर्टर्स आते, लेकिन फिर भी हम आगे रहे। डंडा लाठी पर्चे झेलने में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम इस देश को, इस देश की कानून व्यवस्था से ही करेंगे, और इस देश में जो गुंडा पिशाच राज आ चुका है उन गुंडों को ये चीज़ बताएंगे। ये उनको एहसास कराना ज़रूरी है कि इस देश का कानून क्रिमिनल्स को डराने के लिए, जनता को, सिविलियंस को डराने के लिए नहीं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। छोड़ते नहीं है, करेक्ट। और बिल्कुल हमने किसी भी अपने साथी को, कोई भी जो अभी तक हमारे साथ रहे हैं, छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ेंगे। हमारे तो दरवाजे हमेशा से खुले हैं। हमें इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़ाई महमूद प्राचा जी की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर रितु के लिए नहीं है, बट ये फेसेस हो सकते हैं। ये लड़ाई सर की नहीं है, ये फेसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई उस अवाम की है जो भरोसा करके, जिन्होंने हम जैसे लोगों को चुना। और बार बार मैं आप सबको बता दूं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहले मैं नाम लूँगी, चाहे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, चाहे वो कांग्रेस है, बीएसपी कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, या स्टालिन की गवर्नमेंट होगी साउथ में, या पंजाब में अन्य और अकालीज हो गए, मैं इन सभी पार्टीज़ को रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग जब भी अपना फॉर्म भरें, आप लोग अपनी अपनी जगह पे सबसे पहले तो इस चीज़ का विरोध करें और सड़कों पे आए। प्लीज़, अगर आप सड़कों पे नहीं आएंगे तो इसको आप गुंडे को कैसे डराओगे? हम संख्या में नहीं हैं, जो 400 पार कह रहे हैं, इसी ईवीएम का सहारा लेते हुए अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो क्या बचेगा ये देश? बचेगा लोकतंत्र? बचेगी ये बेटी जो आज बोल रही है? क्या बचेगी ये प्रेस, ये असली रियल मीडिया? नहीं बचेगी। इस प्रेस को ईवीएम की बात करने पे इनकी वीडियोस बंद की जा रही है, स्ट्राइक हो रही है, इनके चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है? इस बेटी को अपनी पढ़ाने के लिए अगर यूनिवर्सिटी के अंदर गई तो यूनिवर्सिटी में साजिश करके निकाल दिया, फिर मोदी जी ने कहा पकोड़े बेचो, पकोड़े बेचे तो FIR कर दी, पर्चे कर दिए, तो कहाँ मैं सुरक्षित हूँ? मेरी बहन बेटियां दिन रात रेप हो रहा है, मर रही हैं, अपहरण हो रहा है, कहाँ पे बेटियां सुरक्षित हैं? तो मैं तमाम विपक्षी दलों से, इंडिया गठबंधन से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ सड़कों पर आओ। ये 303 ये कुछ भी नहीं है, उल्टा उनके लोग जिनके अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत बाकी होगी वो छोड़ के उनको हमारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू या किसी बेईमानी के थ्रू या हसदेव जैसे गांव बेचकर इतना पैसा अडानी अंबानी से लेकर चंदा दो धंधा लो वाली स्ट्रैटेजी से बेचकर आज विपक्षी दलों के बड़े बड़े लीडर्स को खरीदा जा रहा है, जो कल बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाहे वो हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे कोई भी जगहों पे जो बड़े बड़े लीडर्स अभी आपने रिसेंटली देखे जो भाजपा में जाके एकदम सफाचक हो गए, धुल गया उनका सारा काला चिट्ठा। वो क्या है? वो एक तो ईडी का डर या पीछे कोई कुछ गड़बड़ की उसका डर, दूसरा
हम नहीं जाएंगे ना, हमें ईडी का डर है, हमारे यहाँ सब हो चुका है। एग्जैक्टली हम नहीं उसी जाएंगे। पे आ रही हूँ। इतना पैसा दे देना कि आने वाले 5 साल आपको समझ में आ जाएगा यार मैं बनूं कुछ नहीं बनूं, 5 साल तक इतना पैसा दे दिया मुझे कि मैं आराम से मेरे पुश्ते तक बैठ के खाएंगे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बेईमानी, ये गद्दारी ये करती है। और आप लोगों ने देखा 2020 में इसी दफ्तर में, इसी जगह जहां हम बैठे हैं, ईडी की रेड पड़ी थी। और अगर ये आवाज़ आज जहाँ स्पेशल सेल या 200 कमांडर्स ने रेड करी थी और 16 घंटे से ज़्यादा वो रेड चली थी। और अगर डरने वाले होते तो शायद आज नतमस्तक होके भाजपा में हम लोग बैठे होते। तो प्राचा जी इस कुर्सी पे आज भी बोल्ड, निडर, फेयर एंड जस्ट सिस्टम के साथ यहाँ पे नहीं बैठे होते। आप सबके सामने अगर कोई ऐसी आवाज़ जिसने दलित बच्ची की वो आवाज़ को बुलंद किया और उसको मरने नहीं दिया, उसको ये बताया कि नो मोर रोहित वेमुला, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, यू गॉट टू फाइट, आपको लड़ना है। तो उसी की वजह से आज हम इतने सशक्त होकर, मजबूत होकर यहाँ बैठे हैं। बस ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए है जो चुनावी दौड़ में उतर रहे हैं, जो लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग एक 543, यू आर नॉट जस्ट 543, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आपको ये समझना है इस करोड़ों की आबादी के रिप्रेजेंटेटिव आप जा रहे हो, और करोड़ों की आबादी ये चाहती है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही हो, पर्ची से मतदान हो हमारा। तो ये जिम्मेदारी आपके हाथ में है, नहीं तो ईवीएम फिर से होगी, फिर से छोटे छोटे राज्यों में आपको जिता दिया जाएगा और बड़ी बड़ी जगह पे बहुमत पाकर अपनी सरकार बना ली जाएगी और दिखाया जाएगा कि देखो वहां पे तो ये लोग जीत गए ना, तो यहाँ पे हम लोग जीत गए, तो अब ये कह रहे हैं ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घपला है। नहीं, आपको पता है, आपके सामने पोल पट्टी खुल चुकी है। तो रिक्वेस्ट है हमारे साथ सड़कों पे आओ, बड़े आंदोलन की तैयारी है। और प्राचा साहब ने जिस तरीके से बता दिया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, वो अगर ये सारी चीज़ें जो वो एक चीज़ उन्होंने बताई अगर वो सही नहीं हुई, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। और एंड में मैं ये कहूँगी ख़त्म करने से पहले कि रामपुर में सब कैंडिडेट भाजपाइयों को छोड़ के, भ्रष्ट जनता पार्टी वालों को छोड़ के, हम सबकी मैं लिटरली आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी है, आप देखो इस कैंडिडेटर को और इनको पूरी बहुमत से वहाँ जिताओ और अपना कैंडिडेटर आप वापस कर लो, विड्रॉ कर लो। और अखिलेश यादव जी से खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय भीम। सर, आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन